क्या आपने कभी सोचा है कि किसी कंट्री को चलाने के लिए सही सिस्टम क्या होना चाहिए? क्या सारी पावर एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास होनी चाहिए या डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए? सो फेडरलिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और आपकी यूपीएससी की जर्नी के लिए भी आपको इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में रेगुलरली इस पे क्वेश्चंस आते हैं। सो इस वीडियो सीरीज में हम फेडरलिज्म के लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारे एजेंडा में है फेडरलिज्म के डेफिनेशंस एंड की फीचर्स कि कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म के बारे में क्या कहता है, फेडरलिज्म है क्या, कौन से फीचर्स डिफाइन किए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस किस आर्टिकल में क्या डिफाइन किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, सम मेजर जजमेंट्स, मगर इस पे हम इस क्लास में डीप डाइव नहीं करेंगे, इसे हम जुडिशियल कॉन्सेप्ट में लेंगे। कोऑपरेटिव एंड कंपेटिटिव फेडरलिज्म, दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको कंटिन्यूसली न्यूज़ में भी सुनने को मिलती हैं और कंटेंशन एरियाज में जब ऐसी कुछ हेडलाइंस आती हैं तो आपको ये सारे न्यूज़ में आते सुनाई देंगे। सो ये टर्म्स क्या होती है, ये चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इश्यूज क्या है इंडियन फेडरलिज्म में, क्या ये स्मूथ रन कर पा रहा है या स्मूथली से रन करने के लिए क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उसे हमें कैसे अवॉइड करना है, वो इश्यूज हम देखेंगे। कुछ रीसेंट एग्जाम्पल्स ऑफ कंटेंशंस, कुछ सेट द स्टेट में जो कंटेंशन के पॉइंट्स आए हैं, कभी एग्जाम्पल्स ऑफ क्लैशेस इन फेडरलिज्म आए हैं, उसको डिस्कस करेंगे एंड व्हाट शुड बी आवर वे फॉरवर्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So before we begin, I want you to look at some previous year questions, highlighting कि इस concept का कितना importance है। So prelims में भी इस तरीके के straight forward questions पूछे गए हैं कि कौन सी entry किस list की है। So state list की क्या entry है और union list की क्या entry है, ये सारी चीज़ें आपको पहले भी पूछी जा चुकी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज़ है, ये भी आपको पूछा जा चुका है। सो ये जो इस तरीके की चीज़ें हैं ये ऑलरेडी आपके प्रीलिम्स में भी आ चुकी है। मेंस में अगर हम देखें, मेंस में भी काफ़ी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं कि स्टेट्स इन इंडिया सीम रिलक्टेंट टू एम्पावर अर्बन लोकल बॉडीज बोथ फंक्शनली एंड फाइनेंशियली। डिस्कस to what extent in your opinion has the decentralization of power in India changed the governance landscape at grassroots? While the national political parties in India favor centralization, the regional parties are in favor of state autonomy. Comment. How far do you think cooperation, competition, and confrontation have shaped the nature of federation in India? So ये कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, सारे मैंने नहीं यहाँ पे उठाए, बट जस्ट टू गिव यू सम क्लैरिटी कि इस तरीके के क्वेश्चंस आप आपके यूपीएससी के मेंस और प्रीलिम्स दोनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। So, let's start with the definition of federalism. So, federalism होता क्या है? It is actually a way of functioning या way of governance जहाँ सारी की सारी पावर एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास ऑथराइज्ड नहीं होती है, सेंट्रलाइज नहीं होती है। द पावर इज डिवाइडेड। सो एक सेंट्रल पावर होती है, एक स्टेट पावर होती है। सेंटर के पास अपना जोरिस्डिक्शन होता है, अपनी सोवरेनिटी होती है, और स्टेट्स के पास अपना जोरिस्डिक्शन और सोवरेनिटी होती है वेयर इट कैन मेक लॉज। सो स्टेट और सेंटर दोनों के बीच में ये पावर डिवाइडेड होती है, ऑटोनॉमी नहीं होती है। सो जो डिवीजन ऑफ पावर्स होता है हमारा, ये फेडरलिज्म पे बिटवीन टू मेजर बॉडीज, जैसे पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड रीजनल यूनिट्स विच ईच लेवल हैविंग इट्स ओन ऑटोनॉमी। सो ये बहुत ही बैलेंस तरीके का अप्रोच है जो हमारी कंट्री फॉलो करती है, सो दैट पावर एक जगह सेंट्रलाइज ना रहे, कोई भी अडॉप्ट तरीके के लॉज ना बने जो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को केटर करते हो, कुछ रीजनल इंटरेस्ट्स को केटर करते हो, ऐसी चीज़ें ना बने, और ऑटोनॉमी रहे हर जगह, ग्रास रूट लेवल की चीज़ों को भी इम्पोर्टेंस दी जाए। इसीलिए जो हमारी कंट्री में फॉलो होता है सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, वो है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। नाउ एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या इंडिया फेडरल है? सो हाँ, इंडिया फेडरल है, बट क्या इंडिया एब्सोल्युटली और कंप्लीटली फेडरल है? सो नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया क्वासी फेडरल है। सो quasi-federal is a term that was given
बाय केसी वेयर। और क्वासी फेडरल का मतलब होता है कि फेडरलिज्म तो है, इंडिया में स्टेट भी है, सेंटर भी है, दोनों के पास अपनी अपनी पावर्स हैं, बट वी हैव अ स्ट्रॉन्गर सेंटर। सो हमारी कुछ चीज़ें, जो कुछ मेजर डिसीजंस होंगी, कुछ जो बड़ी चीज़ें होंगी या जो पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होंगी, उन चीज़ों के लॉज सेंटर बनाता है। सो वी आर स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स अ यूनिटरी सेंटर, अ स्ट्रॉन्गर सेंटर। सो हम एक क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है, एक क्वासी फेडरल सिस्टम है। वी आर नॉट कंप्लीटली फेडरल इन आवर सिस्टम। सो ये इंडिया का अप्रोच है, ये इंडिया की स्ट्रैटेजी है हमारे गवर्नेंस की, एंड इट इज़ वर्किंग क्वाइट वेल। जैसे स्टेट पे यू हैव द यूनियन, सेंटर पे यू हैव द यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट्स में यू हैव योर स्टेट गवर्नमेंट्स, एंड ग्रास रूट लेवल्स पे यू हैव पंचायत या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। सो सबके अपनी अपनी जोरिस्डिक्शन के एरियाज होते हैं, सब अपने लॉज बनाते हैं, और ये भी आगे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि कौन सी पावर किस जगह पे लॉ बनाएगी, सेंटर कहाँ कहाँ किस सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है, स्टेट किस सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है, ये सब भी कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी तरीके से मेंशन किया गया है। सो व्हाट एल्स हैज बीन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या कहीं भी फेडरल वर्ड को मेंशन किया गया है? सो नहीं, फेडरल वर्ड को एक्सप्लिसिटली कहीं मेंशन नहीं किया गया। आर्टिकल 1 ने कहा गया है कि इंडिया, दैट इज भारत, shall be a union of states. So कौन सा वर्ड यूज किया गया है? वर्ड यूनियन यूज किया गया है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स यूज किया गया है। और एक बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन था जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने लिया था। वो फेडरेशन भी यूज कर सकते थे, मगर फेडरेशन नहीं है इंडिया, इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। मतलब स्टेट्स के पास ये राइट नहीं है कि वो ससीड कर जाए इंडियन टेरिटरी से, वो बाहर निकल जाए इंडियन टेरिटरी से, बिकॉज इंडिया इज अ यूनियन, इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये सब एक साथ एक स्ट्रॉन्गर सेंटर के अंडर आते हैं, बट फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, फॉर बेटर फाइनेंशियल डिपेंडेंस एंड एवरीथिंग, इसके लिए हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट्स भी होती है, ताकि जो भी हमारी ग्रास रूट लेवल की नीड्स है उसको फुलफिल किया जा सके, डिलेज ना हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी हो, सबकी बात सुनी जा सके, कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप को केटर ना किया जाए, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट्स भी होती हैं। बट दिस वर्ड इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो कुछ की फीचर्स जो हमारे फेडरलिज्म में है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फेडरलिज्म में कुछ की फीचर्स है, जैसे कुछ फेडरल फीचर्स हैं और कुछ यूनियन फीचर्स हैं। सो बिकॉज वी मेंशन कि फेडरलिज्म क्या है, इट इज़ अ सिस्टम, इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस जहाँ स्टेट और सेंटर दोनों के पास पावर्स होती है, बट सेंटर हमारा स्ट्रॉन्ग है। सो कुछ एरियाज, कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो यूनिटरी हैं, जो ये दर्शाते हैं कि हमारा सेंटर बहुत स्ट्रॉन्ग है, और कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो फेडरल नेचर को बताते हैं कि हमारे स्टेट्स के पास कैसी कैसी पावर्स रहेगी। सो लेट्स टेक अ लुक एट देम। जो हमारे फेडरल फीचर्स हैं, यानी कि जो हमारे डिसेंट्रलाइज्ड फीचर्स हैं, वो है डुअल गवर्नमेंट। सो डुअल गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ? डुअल गवर्नमेंट का मतलब, जैसा हमने डिस्कस किया, कि एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट नहीं है, कि सिर्फ एक सेंट्रल लेवल पे एक गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो पूरे के पूरे इंडिया के साथ के लिए हर स्टेट के लिए रूल्स बना रही है, ऐसा नहीं होता। डुअल गवर्नमेंट है हमारे पास, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है और एक सारे स्टेट्स की गवर्नमेंट होती है। इनकी अपनी लॉ मेकिंग बॉडीज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पार्लियामेंट है और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास उनकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। सो ये अपने सब्जेक्ट पे और लॉज बनाती है, रूल्स बनाती है, ये अपने सब्जेक्ट पे लॉज और रूल्स को बनाते। सो एक डुअल गवर्नमेंट फॉलो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉलो नहीं होती। नेक्स्ट is your division of powers supremacy of the constitution, which means पावर जो है वो डिवाइड की गई है। डिवाइड की गई है किस सेंस में? कि लिस्ट, स्टेट और सेंटर की लिस्ट अलग कर दी गई है, सब्जेक्ट्स अलग कर दिए गए हैं। यूनियन किस किस चीज़ में लॉज बना सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है इन द यूनियन लिस्ट, और स्टेट किस किस पे बना सकता है ये मेंशन्ड है इन द स्टेट लिस्ट। सो पावर्स को अलग कर दिया गया है। एंड सुप्रीमेसी किसकी है? सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन की है, ना सेंटर की है, ना स्टेट की है, ना किसी ग्रासरूट अथॉरिटी की है। सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन की है। दिस इज द लॉ बॉडी दैट वी विल बी अबाइडिंग टू।
सो कोई भी लॉ अगर बनता है जो चाहे सेंटर बनाए चाहे स्टेट बनाए, इट हैज़ टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. इफ इट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड. उसको स्क्रैच किया जा सकता है अगर कोई भी ऐसा लॉ बनता है जो कॉन्स्टिट्यूशन को अवॉइड नहीं कर रहा, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स को अवॉइड नहीं कर रहा, सो उसको हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं. सो द सुप्रीमेसी इज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये ये चीज़ किसी के भी हाथ में पावर सेंट्रलाइज नहीं है, इसीलिए ये फेडरल फीचर है. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने से क्या होगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा गया है, एम्बिग्विटी नहीं है. कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि अपनी मर्जी से रूल्स बन रहे हैं, लॉज बन रहे हैं, बिकॉज वी डू नॉट नो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन्ड है. ऐसा नहीं है. वी हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. सो एवरीथिंग इज देयर, इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो मनमानी ना हो, ऑटोनॉमी ना हो किसी की, किसी एक पर्सन की या किसी एक गवर्नमेंट की. इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है और ये एक फेडरल फीचर है. नेक्स्ट, यू हैव रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हमने सारी चीज़ें पहले से लिख दी है कि लॉज कैसे बनने चाहिए, किसकी पावर क्या है, कौन सी हमारी गवर्निंग बॉडीज़ होंगी, उनके पावर्स क्या होंगी, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, हमने सब कुछ डिफाइन कर दिया है. बट क्या इसे कभी अमेंड नहीं किया जा सकता? ऐसा नहीं है. आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते, क्योंकि आप ऐसा सोचिए अगर इस तरीके का भी हो जाए कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में इफेक्ट में आया, आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अब आप कॉन्स्टिट्यूशन कभी बदल ही नहीं सकते. नॉट टाइम्स आर चेंजिंग, सो पीपल्स नीड्स आर ऑल्सो चेंजिंग, सिचुएशंस, द वर्ल्ड डायनेमिक्स आर चेंजिंग. सो कॉन्स्टिट्यूशन को कभी ना कभी अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है. सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है, बट इतना भी फ्रीक्वेंटली या इतना भी ईजीली अमेंड नहीं हो सकता कि आप उसको हर दूसरे दिन अमेंड ही कर दें. बिकॉज अगर आप ये भी करने लगेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, उसकी कोई अथॉरिटी नहीं रह जाएगी. सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना इज अ लिटिल रिजिड इन नेचर. एंड व्हाट डू वी मीन बाय दिस रिजिडिटी? मतलब अमेंडमेंट के लिए यू विल हैव टू हैव द कंसेंट. सो पार्लियामेंट के साथ स्टेट लेजिस्लेचर का भी कंसेंट होना ज़रूरी है in many cases. In many such areas which are affecting the basic features of the constitution or which are affecting the entries in the state list, वहाँ state का भी consent में होना बहुत ज़रूरी है. So ताकि कोई भी एक सेंटर फॉर एग्जाम्पल अपनी मर्जी से कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को ना बना दे विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द इंटरेस्ट्स ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट स्टेट. सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड ज़रूर हो सकता है, बट रिजिडिटी है, कंप्लीटली फ्लेक्सिबल नहीं है, एंड राइटली सो. सो रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिपेंडेंट जुडिशरी. ना हमारे 3 सिस्टम्स होते हैं, 3 पिलर्स होते हैं, इफ आई मे पुट इट दिस वे. सो एक हमारा लेजिस्लेचर होता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है और एक जुडिशरी होता है. सो लेजिस्लेचर क्या करता है? लेजिस्लेचर इज द लॉ मेकिंग बॉडी. लेजिस्लेचर क्या करता है? लेजिस्लेचर लेजिस्लेट करता है, यानी कि लॉज बनाता है. एग्जीक्यूटिव क्या करता है? उन लॉज को इम्प्लीमेंट करता है. सो लेट्स से लॉ मेकिंग बॉडी आपकी क्या हो जाएगी? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, यहीं पे लॉज बन रहे हैं, कैबिनेट लॉज बना रही है, सो ये हमारी लेजिस्लेचर में आएगा. एग्जीक्यूटिव कौन हो जाएंगे? जो उन लॉज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हो जाएंगे, वो लॉ इम्प्लीमेंटिंग बॉडी पे आ जाएंगे. और जुडिशरी क्या हो जाएगी? जुडिशरी होंगे हमारे कोर्ट्स, द SCs, HCs, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ये हो गई हमारी जुडिशरी. सो ये तीनों पिलर्स जो है दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर. और इंडिपेंडेंट जुडिशरी होने का मतलब होता है कि पार्लियामेंट का या एग्जीक्यूटिव का या लेजिस्लेचर का जुडिशरी पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल ना हो. क्योंकि अगर कंट्रोल होगा तो आप ये सोचिए पूरी की पूरी डायनामिक्स जो है वो अफेक्ट हो जाएगी, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी एक तरीके से. कि आपने जो लॉ बनाया, अगर वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को अवॉइड नहीं करता है, लेकिन जुडिशरी के पास ये पावर ही नहीं है अगर कि आप उस लॉ को स्ट्राइक डाउन कर सके, सो देन अगेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स ऑटोनॉमी. कि सेंटर का जो मन करेगा या स्टेट का जो मन करेगा वो अपनी मर्जी से उन लॉज को बना के इम्प्लीमेंट कर देंगे. सो वो इज एक्चुअली गोइंग टू चेक. दिस इज अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस that we follow in the Indian constitution, or that is done by having an independent judiciary.
सो जुडिशरी क्या होती है? इट वर्क्स इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव. इट sees it takes cognizance of such laws which are not abiding to the constitution and it can strike them down. So independent judiciary एक federal feature का concept है because it is taking that autonomy away. It is taking the centralization away. So independent judiciary and bicameralism. Now bicameralism क्या होता है? It is a concept of having two bodies, like two bodies in the parliament. जैसे हमारा parliament है, two houses, उसमें एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है, राइट? सो देयर आर टू हाउसेस. जब दो हाउसेस होते हैं, दैट इज नोन एज बाइकैमरलिज्म. दिस इज हाउस ऑफ द पीपल एंड दिस रिप्रेजेंट्स योर स्टेट्स. सो स्टेट्स का इंटरेस्ट भी तो रिप्रेजेंट हो रहा है. सो स्टेट्स का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट हो रहा है, इसीलिए बाइकैमरलिज्म इज अ फीचर ऑफ फेडरेशन और फेडरलिज्म. बिकॉज ये सिर्फ पीपल का या सिर्फ सेंटर का इंटरेस्ट नहीं रिप्रेजेंट करके स्टेट्स का इंटरेस्ट भी रिप्रेजेंट किया जाता है. एंड सिमिलरली इवन एट द स्टेट लेवल, सो स्टेट लेवल पे भी यू हैव योर विधान सभा एंड विधान परिषद. सो जहाँ भी हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी में दो हाउसेस आ जाते हैं, वो बाइकैमरलिज्म होता है. और ये बाइकैमरलिज्म का फीचर इज अ फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो क्विकली एक बार रिकैप कर लेते हैं कि फेडरल फीचर्स क्या है. डुअल गवर्नमेंट है, हमारे पास सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पे अलग अलग गवर्नमेंट है, दोनों की अपनी ऑटोनॉमी, अपनी सोवरेनिटी है, अपना जुरिस्डिक्शन है. डिवीजन ऑफ पावर है और सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. डिवीजन ऑफ पावर है क्योंकि सारी की सारी चीज़ें जो भी जहाँ जिसका पावर है वो डिफरेंट लिस्ट में डिफाइन कर दिया गया है, यूनियन स्टेट कंकरेंट में डिफाइन कर दिया गया है. एंड द सुप्रीमेसीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नोबडी इज मेकिंग लॉज जस्ट एज दे प्लीज. उन सबको कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड करना होगा. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, देयर इज नो एम्बिग्विटी, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फीचर्स मेंशन है. Rigidity of the constitution, you can amend the constitution but you will have to take the consent of the states जहाँ states concerned है. So you can do that. Independent judiciary, judiciary के ऊपर legislature या executive का कोई भी pressure नहीं रहेगा. They can work independently and they will take cognizance of laws which are not abiding to the constitution. And bicameralism, दो houses हैं हमारी law making body में जहाँ state के interest को भी represent किया जाता है. तो ये है हमारे फेडरल फीचर्स. नाउ लेट्स लुक एट द यूनिटरी फीचर्स. सो यूनिटरी फीचर्स क्या दर्शाएंगे? यूनिटरी फीचर्स मोर टुवर्ड्स सेंट्रड या सेंट्रलाइजेशन की तरफ होंगे. वो स्टेट्स को या फेडरलिज्म को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, वो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर को रिप्रेजेंट करेंगे. जैसे कि वी हैव फर्स्ट थिंग वी हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंटर. स्ट्रॉन्ग सेंटर होने का मतलब क्या हो गया? एक सेंट्रल बॉडी है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और स्टेट्स की अपनी गवर्नमेंट है. बट अगर ऐसा कोई लॉ है जहाँ पे ओवरलैप हो रहा है कि पार्लियामेंट ने भी उस सब्जेक्ट पे लॉ बनाया है, फॉर एग्जांपल इन द कंकरेंट लिस्ट पार्लियामेंट ने भी उस सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाया है, स्टेट ने भी उस सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाया है. नाउ हुज लॉ इज गोइंग टू प्रिवेल? सो द सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल. देयर आर सम एक्सेप्शंस, इसको हम बाद में देखेंगे, बट इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस द सेंट्रल लॉ इज गोइंग टू प्रिवेल. सो सेंट्रल लॉ प्रिवेल होगा कंकरेंट लिस्ट के केस में. सो इसका मतलब हमारा सेंटर जो है स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज तो स्टेट लॉ प्रिवेल हो जाता. बट सेंट्रल लॉ प्रिवेल होता है, इसीलिए इफ देयर इज एन ओवरलैप इन द जुरिस्डिक्शन, इफ देयर इज एन ओवरलैप इन द लॉ दैट हैज बीन मेड, वी फॉलो द सेंट्रल लॉ, द पार्लियामेंट लॉ. सो ये स्ट्रॉन्ग सेंटर. नेक्स्ट इज योर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ इंडिया में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है. All of us, be it the different states, all of us are abiding by the same constitution. ऐसा तो नहीं है हर स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है. So we only have a single constitution. For example, अगर आप US का एग्जाम्पल लेते हैं, so US में 50 states हैं तो उनके पास 50 constitutions है. 51 है, 1 is for federal and 50 is for the other states. So हर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अपने लॉज हैं, अपने फीचर्स हैं, which is not the case in India. India only has a single constitution depicting the unity that we have, unity and diversity that we follow in India. So एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है. रेसिड्यूरी पावर्स. रेसिड्यूरी पावर्स का मतलब क्या होता है? रेसिड्यूरी का मतलब हो गया लेफ्ट ओवर, जो बच गया है. सो बच कहाँ से गया है?
वी वर टॉकिंग अबाउट 3 लिस्ट्स, राइट? एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कंकरेंट लिस्ट। सो इन सारी लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसी एंट्रीज को डिफाइन किया गया है जिसपे वो पर्टिकुलर एरिया जो है रूल बनाएगा, पर्टिकुलर बॉडी रूल बनाएगी। जैसे यूनियन है, इस पे पार्लियामेंट रूल बनाएगी। और ऐसी कुछ हमारे पास 100 एंट्रीज हैं, मतलब 100 सब्जेक्ट्स हैं जिसपे अलोन पार्लियामेंट की सोवरेनिटी, पार्लियामेंट के लॉज को फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट इज योर स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जहाँ पे स्टेट्स लॉ बनाएंगे। हर स्टेट के पास ही जुरिस्डिक्शन है कि वो अपना लॉ बनाएगी। इसमें आई थिंक कुछ 61 शायद एंट्रीज हैं जहाँ के स्टेट लेजिस्लेचर लॉज बनाएंगे। एंड देन कम्स योर कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों मिल के लॉ बना सकते हैं। सो ये किसी एक के जुरिस्डिक्शन में डिफाइन नहीं है, दोनों मिल के लॉ बना सकते हैं। The only caveat here is that we discussed कि अगर कोई लॉ है जिसपे सेंटर और स्टेट, अगर कोई एंट्री है, कोई सब्जेक्ट है जिसपे सेंटर और स्टेट दोनों ने लॉ बना दिया है, सो whose law is going to prevail? The parliament's law is going to prevail. बट ये कंकरेंट लिस्ट में दोनों लॉज बना सकते हैं। सो ये जो सारी चीज़ें हैं, अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स रह जाते हैं। अच्छा पहले एक ये देख लेते हैं, जैसे यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स आपके आ जाएंगे? डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसपे सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। एंड राइटली सो। आप अगर देखें फॉरेन अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इस पर अगर हर स्टेट अपना लॉ बनाने लग जाएगी सो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी हो जाएगी। एंड बाहर से जब कोई हमारे साथ MOU साइन करने आएगा, कोई डील होगी, तो वो हर स्टेट के साथ मतलब अलग अलग तरीके से तो अलग अलग स्टेट में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी। यूनिवर्सल जैसे इन्वायरमेंटल ट्रीटीज़ है। सो इंडिया एज अ होल अपने टारगेट सेट करता है, हर स्टेट अपने अपने टारगेट उसके अंडर वाले ही सेट करे अगर करने हैं, बट हर स्टेट बाहर जाके अपना अलग अलग MOU साइन नहीं करेगा। इट इज़ अगेंस्ट द सोवरेनिटी ऑफ कंट्री। सो हमारे पास डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, ये सारी चीज़ें जो है वो पार्लियामेंट की लिस्ट में आती है, यूनियन लिस्ट में आती है। स्टेट लिस्ट में आपका पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, एग्रीकल्चर, ये आपकी स्टेट लिस्ट में आती है जिसपे स्टेट लॉ बना सकता है। एंड कंकरेंट लिस्ट में जिसमें दोनों लॉज बना सकती हैं, यू हैव एजुकेशन। सो डिस्पाइट हैविंग ऑल दीज एंट्रीज डिफाइंड इन द डिफरेंट लिस्ट्स, देर आर सम थिंग्स दैट हैव बीन लेफ्ट अनडिफाइंड। जैसे कुछ चीज़ें जो बच के, जो इन तीनों में ही नहीं है, वो हमारी सारी की सारी कहाँ आ जाती हैं? रेजिडियरी लिस्ट में या रेजिडियरी एरिया में। और उसके ऊपर लॉ कौन बना सकता है? जो कहीं डिफाइन नहीं है, उसके ऊपर लॉ बनाता है पार्लियामेंट। सो बिकॉज पार्लियामेंट के पास ये रेजिडियरी पावर है दैट इट कैन मेक लॉज ऑन द रेजिडियरी सब्जेक्ट्स, इसीलिए इट इज़ अ यूनिटरी फीचर। बिकॉज ये पावर किसके पास है? सेंटर के पास तो नहीं है, स्टेट के पास है। देयर इज अ सेंट्रलाइजेशन हियर। सो ये रेजिडियरी पावर्स आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ योर यूनिटरी फीचर। नेक्स्ट यू हैव योर emergency provisions. Emergency provisions क्या हो गए? Now usually like if everything is working fine, India एक नॉर्मल स्टेट में है, बढ़िया से सारी चीज़ें, सारा गवर्नेंस चल रहा है, तो स्टेट अपनी जगह पे काम करेगा, सेंटर अपनी जगह पे काम करेगा। बट इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, कोई वॉर हो जाता है, कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, कोई फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, इमरजेंसी लग जाती है, उस टाइम पे हमारा यूनिटरी नेचर निकल के आता है। वी शिफ्ट फ्रॉम फेडरल फीचर्स टू अ यूनिटरी फीचर। मतलब जो हमारे प्रोविजंस है इमरजेंसी की, आर्टिकल 352 से 360 तक, वे यू हैव नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये सारी चीज़ों पे ये सारा जब टाइप आता है, सो वी शिफ्ट टुवर्ड्स अ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। मतलब पार्लियामेंट स्टार्ट्स मेकिंग लॉ फॉर द होल ऑफ द कंट्री। और ऐसा भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट रूल लगाए तो जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर्स है उनको सस्पेंड कर दिया जाए या डिसॉल्व भी कर दिया जाए। इट इज़ ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, बट हम एक सेंट्रल अथॉरिटी को फॉलो करने लग जाते हैं। बट पार्लियामेंट स्टार्ट्स मेकिंग दोज लॉज, बिकॉज इफ यू थिंक ऑफ इट इन अ वे
कि इंडिया इज एंगेज्ड इन अ वॉर विद अ कंट्री, नाउ इट इज अ सिचुएशन ऑफ क्राइसिस। उस टाइम पे इफ़ यू हैव डिफरेंट स्टेट्स मेकिंग डिफरेंट लॉज, तो बहुत ज़्यादा एडहॉक हो जाएगा, हैप्पीज़र्ड हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन, और कुछ भी हम अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ द टाइम वी आर एक्चुअली फाइटिंग समबडी आउटसाइड, और अंदर अगर एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से नहीं चल रहा होगा, सो इट विल बी अ वेरी ग्रेट सिचुएशन। इसीलिए इमरजेंसी के टाइम में सारी की सारी चीज़ें सेंट्रलाइज तरीके से होने लगती है, दे शिफ्ट टुवर्ड्स द पार्लियामेंट। सेम हैपेंस विद द प्रेसिडेंट्स रूल। इफ द प्रेसिडेंट फील्स की जो हमारी स्टेट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली काम नहीं कर रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन से अबाइड नहीं कर रही हैं, सो ही कैन टेक ओवर दैट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पार्लियामेंट कैन स्टार्ट मेकिंग दोज लॉज। और वो लॉज जो है इवन आफ्टर इमरजेंसी सीजेस टू एग्जिस्ट, वो लॉज फिर भी रहते हैं, दे बी इन इफेक्ट अंटिल दे आर रिपीट। सो ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी हटते ही तुरंत वो लॉज जो बनाए गए थे, जो इमरजेंसी के टाइम पे पार्लियामेंट ने स्टेट के लिए बनाए थे, वो हट जाते हैं, ऑटोमेटिकली सीज हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता, दे कंटिन्यू टू एग्जिस्ट अंटिल दे आर रिपीट। सो फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाए, नेशनल इमरजेंसी लग जाए, प्रेसिडेंट रूल लग जाए, हम सेंट्रलाइजेशन की तरफ मूव कर जाते हैं, where we can either dissolve the state legislature or just keep it suspended, but the rules will be made by the parliament and not the state legislature. So this is your emergency provision. Now you have appointment of governors. So governors कौन है? Governors एक constitution body, constitution office होता है। ये आर्टिकल 155 के अंदर अपॉइंट किया जाता है, एंड हु अपॉइंट्स देम? ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। नाउ एक टर्म आपको इस पे ध्यान देनी है, द वर्ड दैट आई यूज्ड हियर वाज अपॉइंटेड एंड नॉट इलेक्टेड। सो इलेक्टेड होता है जैसे कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, इलेक्शंस होते हैं, हम इलेक्ट करते हैं, वो इलेक्टेड होते हैं। गवर्नर्स इलेक्ट नहीं किए जाते, गवर्नर्स अपॉइंट किए जाते हैं, मतलब देयर आर नो इलेक्शंस दैट हैपन, सीधा सीधा उनका अपॉइंटमेंट होता है। एंड हु मेक्स दीज अपॉइंटमेंट्स? ही इज अपॉइंटेड बाय द president of the country. And president, we all know, president will take any decisions based on the council of ministers. So council of ministers headed by the parliament, headed by the prime minister, is going to advise the president, and president is going to make that appointment. So ये अपॉइंटमेंट किस तरफ ज़्यादा आप कह सकते हैं डायरेक्टेड है या ज़्यादा वे डाउन कर रहा है, तो वो सेंटर की तरफ वे डाउन कर रहा है, क्योंकि स्टेट्स के पास ऑटोनॉमी नहीं है कि वो अपना गवर्नर जाके चूज कर रहे हैं, सेंटर गवर्नर्स को चूज कर रही है, और सेंटर गवर्नर को अपॉइंट करके उनको स्टेट्स के अंदर जो है उनका अपॉइंटमेंट दे रही है। एंड नॉट जस्ट अपॉइंटमेंट, बट उनका जो टेन्योर भी होता है, दैट इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड, एंड दे होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। सो ये आप टर्न देख रहे हैं, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब ये भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको डिफाइन किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में। आप प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट को डिफाइन नहीं कर सकते, वो डिफाइन है भी नहीं। लेकिन प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो गवर्नर को अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो गवर्नर को उनके ऑफिस से वेकेट भी करा सकते हैं। किसी भी स्टेट के लिए, दो और या दो से ज़्यादा स्टेट के लिए स्टेट सेम गवर्नर को भी अपॉइंट कर सकते हैं। सो ये सारी पावर्स किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। और प्रेसिडेंट किसके अंडर आते हैं? स्टेट के और सेंटर के अंडर आते हैं। सो इट इज ऑल मूविंग टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यूनिटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज योर अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर्स। नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब क्या होता है? वी सेइंग फाइनेंशियल डिपेंडेंस, मतलब स्टेट्स जो है वो पैसों के लिए या प्रोसीड्स के लिए, किसी भी तरीके के मनी सप्लाई के लिए वो सेंटर पे डिपेंडेंट है। मतलब जो हम टैक्स हमारा जमा होता है, फॉर एग्जांपल हमारा इनकम टैक्स है या कोई भी जो डायरेक्ट टैक्सेस है, वो सारे टैक्स कौन लेता है? सेंटर। हम अलग अलग स्टेट में अलग अलग इनकम टैक्स तो नहीं करते, सारा टैक्स सेंटर के पास जाता है। सेंटर से वो चीज़ें फिर फ्लो डाउन होती हैं टू स्टेट्स। And as per the recent commission, 41% of the net proceeds have to go to states. So कितना टैक्स कलेक्ट हो रहा है, टैक्स से कितना पैसा स्टेट्स के पास जा रहा है, ये अथॉरिटी किसके पास है? ये अथॉरिटी भी सेंटर के पास है। सो इसीलिए स्टेट्स जो है, दैट डिपेंडेंट ऑन स्टेट्स, डिपेंडेंट ऑन द सेंटर फॉर दीज टैक्स प्रोसीड्स एंड ऑल्सो फॉर डिफरेंट ग्रांट्स। ग्रांट इन एड मिलता है, वो भी किससे मिलता है? वो भी सेंटर से मिलता है। स्टेट्स को सेंटर से लेने जाना पड़ता है।
एंड आफ्टर द जीएसटी काउंसिल, पहले बहुत सारा इनडायरेक्ट टैक्स होता था जो सेंटर खुद कलेक्ट कर सकती थी। अब सारे इनडायरेक्ट टैक्स को जीएसटी के अंडर मूव कर दिया गया है, जीएसटी काउंसिल बनाई गई है एंड दिस अगेन इज गोइंग टू द सेंटर। सो ये सारी की सारी चीज़ों के लिए स्टेट इज नाउ डिपेंडेंट ऑन सेंटर कि उनके पास पैसा आएगा। बहुत ही कम और बहुत ही लिमिटेड ऐसी चीज़ें रह गई हैं जहाँ पे स्टेट खुद से अपनी ऑटोनॉमी पे उस चीज़ पे काम कर सकता है, खुद से पैसा कलेक्ट कर सकता है। लेकिन otherwise it has to be dependent on the state, on the sender for the proceeds of the taxes and the grants made. So this is the financial dependence of states. Next is the parliament's authority over state list. ये हमने अभी देखा था कि हर किसी के पास, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 लिस्ट्स मेंशन है, यूनियन, स्टेट, कंतर। नो, यूनियन में पार्लियामेंट लॉ बना रही है, स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना रहा है, कंकरेंट में दोनों बना सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम सीधा सीधा पार्लियामेंट लॉ को प्रिवेल करा देंगे। बट देयर आर टाइम्स वेयर पार्लियामेंट कैन मेक लॉस ऑन अ स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट, और वो कब हो सकता है? लाइक से आर्टिकल 249 के अंडर, व्हेन राज्यसभा सेज कि इन स्टेट्स इंटरेस्ट पार्लियामेंट प्लीज मेक अ लॉ, तो वो पार्लियामेंट वो लॉ बना सकती है स्टेट लिस्ट, क्योंकि राज्यसभा से ये डिमांड उठ के आ रही है कि आप स्टेट्स के लिए, स्टेट के लेजिस्लेचर के लिए इस सब्जेक्ट को, इस लॉ को बनाइए, इस सब्जेक्ट पे इस लॉ को पास करिए। ये तब हो सकता है। 252 में भी हो सकता है, when 2 or more states they directly go to the parliament कि आप प्लीज़ हमारे लिए इस सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाइए, we're not able to form a law on this thing for XYZ reasons, आप इस चीज़ पर लॉ बनाइए। इवन देन पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी कि वो स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ बना सकती है, उसको एग्जीक्यूट कर सकती है। बट रिवर्स करके देखिए तो रिवर्स में तो ऐसा नहीं होता कि कभी पार्लियामेंट किसी स्टेट के पास जाके बोल दे कि आप हमारे लिए लॉ बना दीजिए या हमारे सब्जेक्ट पर लॉ बना दीजिए, ये नहीं होता। रिवर्स हो सकता है। States can go to the parliament and say that you make a law for us on this subject. So what is this depicting? This is depicting the unitary nature of the constitution that we follow, the unitary system of governance that we have in the system, कि federal भी है but we are shifting towards a stronger center. So ये parliament की authority होगी। And then your India services जिसके लिए आप सब प्रिपेयर कर रहे हैं, UPSC, सो जितनी भी सर्विसेज होती हैं ये ऑल इंडिया होती है, ये किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को केटर नहीं करेंगी। थ्रू आउट योर टेन्योर यू विल बी पोस्टेड थ्रू डिफरेंट स्टेट्स एंड वर्किंग इन डिफरेंट डोमेन्स। सो ये भी ऑल इंडिया सर्विसेज है आर्टिकल 312 के अंदर, एंड दिस अगेन इज अ यूनिटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ लेट्स मूव टू द कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ किस आर्टिकल में ऐसा मैंशनड है कि फेडरलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। सो सेवेंथ शेड्यूल में मेंशन है कि फेडरलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। सेवेंथ में क्या है? सेवेंथ में हमारी तीनों लिस्ट्स हैं जो हमने अभी डिटेल से देखी, ये हमारे सेवेंथ शेड्यूल में है, यूनियन, स्टेट एंड कंट्री। सो इसलिए होने की वजह से हमें क्लियरली पता है कि किस बॉडी को किस चीज़ में कहाँ जुरिस्डिक्शन है, यूनियन के पास कौन से सब्जेक्ट्स है जिस पे वो लॉ बना सकती है, स्टेट किससे बना सकती है, कंकरेंट यानी कि दोनों किस में बना सकती है, ये हमारे सेवेंथ शेड्यूल में आता है। देन आर्टिकल 245 से 255 हमारे लेजिस्लेटिव एक्शंस के लिए है। तो ये बताता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम 245 देखें कि पार्लियामेंट और स्टेट का यानी स्टेट लेजिस्लेचर का एक्सटेंट ऑफ लॉ क्या होगा। एक्सटेंट ऑफ लॉ मतलब पार्लियामेंट किस चीज़ के लिए, किस एक्सटेंट के लिए, किस टेरिटरी के लिए लॉ बना सकता है, स्टेट किस टेरिटरी के लिए लॉ बना सकता है। सो पार्लियामेंट तो होल और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री के लिए लॉ बना सकता है, एंड स्टेट सिर्फ उस स्टेट के लिए लॉ बना सकता है जहाँ पे उसकी गवर्नमेंट है। सो ये एक्सटेंट को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 245 में। देन सिमिलरली यू हैव 246A, ये सारे के सारे आर्टिकल्स में ये जीएसटी के लिए है कि जीएसटी काउंसिल आ गया आफ्टर 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। सो स्टेट और सेंटर दोनों मिल के लॉज बनाएंगी। 246 में भी वैसी बनाएंगी। 249 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि राज्यसभा इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि स्टेट सब्जेक्ट पे भी आप कुछ लॉ बना दीजिए, ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। 252 में 2 और मोर स्टेट्स ये सेम चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहे थे।
सो ये जो सारे आर्टिकल्स है फ्रॉम 245 टू 255 ये बताते हैं कि लेजिस्लेटिव पावर्स किसकी कैसी होंगी, स्टेट की कैसी रहेंगी, सेक्टर की कैसी रहेंगी। 252 है ये, हाँ 252 है ऑलरेडी कवर्ड। सो ये सारी चीज़ें हमें इसमें बताई जाती हैं। आर्टिकल 256 से 263 इज अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, और इसको हम आज डील नहीं करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव को हम कल हमारे फेडरलिज्म के एडमिनिस्ट्रेशन वाले लेक्चर में डील करेंगे। सो इट इज़ द इंटर स्टेट कोलैबोरेशन कैसा होना चाहिए, इंटर स्टेट गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में आता है। एंड आर्टिकल 356 इज योर प्रेसिडेंट्स रूल। सो प्रेसिडेंट रूल लगने का मतलब भी ये होता है कि कोई ऐसा, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि कोई भी अगर ऐसी स्टेट है विच इज़ नॉट फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इफ द प्रेसिडेंट फील्स दिस वे, सो प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू स्टार्ट मेकिंग लॉज फॉर दैट थिंग, मतलब फॉर दैट स्टेट, मतलब द पार्लियामेंट विल मेक द लॉज, प्रेसिडेंट डायरेक्टली नहीं बना रहे होंगे, द पार्लियामेंट विल मेक दोज लॉज एंड द स्टेट लेजिस्लेचर विल ईदर बी सस्पेंडेड और कुड ऑल्सो बी डिसॉल्व। सो ये हमारा प्रेसिडेंट रूल लगने पे किया जाता है। सो दीज आर द थिंग्स दैट हैपन। अच्छा, एक चीज़ और होती है 7th शेड्यूल में, द एक्सेप्शन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि हमारे 3 लिस्ट होते हैं, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट। कंकरेंट में जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब स्टेट ने भी उसका लॉ बनाया है और पार्लियामेंट ने भी बनाया है, सो द पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल्स, बट देर इज ओनली वन एक्सेप्शन हियर, एंड द एक्सेप्शन इज कि अगर कोई स्टेट का लॉ था जो कि प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रखा गया था, उस टाइम पीरियड के लिए प्रेसिडेंट को भेजे जा रखा था, एंड प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट उस पर दे दिया है, मतलब प्रेसिडेंट हैज ग्रांटेड हिज ऑनर एसेंट, और पार्लियामेंट का भी कोई लॉ है सेम चीज़ पे। सो इस टाइम पे स्टेट का लॉ प्रिवेल करेगा क्योंकि प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी अपना एसेंट उस पर ग्रांट कर दिया है। दी ओनली कैवियट हियर इज कि पार्लियामेंट फिर से इसको ओवर रूल कर सकता है, लेटर डेट पे एक और लॉ निकाल सकता है, एक नया लॉ निकाल सकता है, और ये पुराना वाला ओवरराइड हो जाएगा। बट फॉर दैट टाइम बीइंग, जब उस पर प्रेसिडेंट के रिकंसिडरेशन के लिए उसको रखा गया था, जैसे आर्टिकल 201 में होता है कि गवर्नर जो है किसी भी बिल को अपना एसेंट या तो दे देंगे या आगे वो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए भी भेज सकते। सो अगर कोई ऐसा बिल था जो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए भेजा हुआ था और उसे प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट दे दिया है, ओनली इन दैट केस द स्टेट लॉ इज गोइंग टू प्रिवेल, बट द कैवियट हियर इज कि वो भी आगे जाके ओवर रूल हो सकता है। इट इज जस्ट अ टेम्पररी अरेंजमेंट दैट विल हैपन, बट ये एक एक्सेप्शन है जो यू शुड। ओके, देन देयर आर सम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स जो फेडरलिज्म के ऊपर आई है। इस पे अगेन वी विल नॉट डीप डाइव, ये हम जुडिशियल सेगमेंट में लेंगे, बट दीज आर सम केसेस वेयर टाइम एंड अगेन द सुप्रीम कोर्ट हैज मेंशन्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ फेडरलिज्म, और जो कुछ चीज़ें होती जैसे सेंटर का ओवर रीच हो रहा है या प्रेसिडेंट रूल को बहुत ज़्यादा लगा दिया जा रहा है, एमरजेंसी प्रोविजंस का ओवर रीच हो रहा है, उस टाइम पे हम जब सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं और जब जजमेंट आती हैं, कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स आई हैं जिनको हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। Okay, so now there are two very important terms that I want you to focus on. First is the cooperative federalism. Cooperative federalism. And second is your competitive federalism. अगर आप देखेंगे तो ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आपको दिखाई दी जाती हैं, हमारे बिल्स में, हमारे एक्ट्स में इसका काफ़ी यूज़ होता है, लॉज में इसका काफ़ी यूज़ होता है। सो ये होता क्या है? सो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एज द नेम सजेस्ट, ये कोलैबोरेशन पे काम करेगा। मतलब जब सेंटर और स्टेट एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे ऑन सब्जेक्ट्स एंड दे विल मेक दोज लॉज टुगेदर, कंपीट नहीं करेंगे लेकिन कोलैबोरेट करेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, दैट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जिसका एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं, एक जीएसटी काउंसिल। सो जीएसटी काउंसिल क्या, जब जीएसटी लागू हुआ इन 2017, तो एक जीएसटी काउंसिल बनाया गया जिसमें पार्लियामेंट और स्टेट दोनों के पास ये पावर है, ये कंकरेंट लिस्ट में चला जाता है, पार्लियामेंट और स्टेट दोनों के पास ये पावर है कि वो जीएसटी के ऊपर लॉस बना सकते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वेयर बोथ आर पावर्स आर वर्किंग टुगेदर टू क्रिएट लॉस। दिस इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। नीति आयोग, अगेन पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, 2015 के बाद से नीति आयोग आ गया। सो नीति आयोग इज ऑल्सो अ सेटअप जहाँ पे स्टेट और सेंटर कोलैबोरेशन में काम करते हैं कि किस तरीके की प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरीके के हमारा आगे का विजन होना चाहिए फॉर दीज डिफरेंट स्टेट्स,
क्या पैरामीटर्स होने चाहिए कि हम स्टेट्स को देखेंगे डिफरेंट चीज़ों पे। तो ये सारी चीज़ें भी जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल होती हैं। एंड एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कोविड-19 का रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन। सो जब कोविड-19 आया, दीप आया, कंट्री द वर्ल्ड यूनाइटेड। सो कंट्री ने भी, स्टेट और सेंटर दोनों ने मिलके काम किया, क्योंकि इट वाज अ पैंडेमिक, इट वाज अ लाइफ थ्रेटनिंग, अ वेरी ग्रेव थिंग दैट हैपेंड अक्रॉस द वर्ल्ड। सो दोनों ने मिलके काम किया, कोलैबोरेट किया हर चीज़ पे, हर लॉ पे, एंड मिलके जब ये काम हुआ, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। एंड दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन अ कंट्री लाइक आर्स, जहाँ ऑटोनॉमी भी मेंटेन रहे, कोई किसी को ओवररीच भी ना करे, कोई किसी को मिस रूल भी ना करे, ऑटोनॉमी भी मेंटेन रहे, बट जब जब ज़रूरत हो तो कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन से भी काम किया जा सके। So this is your cooperative federalism. Then is your competitive federalism. So competitive federalism क्या होता है? Competitive federalism is where these states are competing with each others. Competing each other मतलब जैसे कि आप एक चीज़ ले लीजिए, इंस्टेड ऑफ कोलैबोरेटिंग दे आर कम्पीटिंग, रैंकिंग्स आ रही है। फॉर एग्जांपल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग जो DPIIT निकाल रहा है, उस टाइम पे ये स्टेट्स, सो दैट दे गेट बेटर फंड्स, इनकी डिफरेंट इंडिकेटर्स में जब हम स्टेट्स को चेक करते हैं कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है, सो एक कॉम्पिटिशन, नेचुरल सी बात है, कॉम्पिटिशन जनरेट हो जाता है। सो ईच स्टेट इज ट्राइंग टू आउट परफॉर्म द अदर स्टेट सो दैट इट गेट्स मोर फंड्स, इट गेट्स बेटर रैंकिंग इन दी इंडेक्स। सो इस टाइम पे जो चीज़ हो रही होती है, दैट इज कम्पेटिटिव फेडरलिज्म, बट इन गुड स्पिरिट। सो ये भी एक हेल्दी गवर्नेंस सिस्टम का ही एक एसेट है, एक इंडिकेटर है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। सो एक कम्पेटिटिव फेडरलिज्म भी हो रहा होता है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग जो नीति आयोग निकालती है कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ने कैसे परफॉर्मेंस इंडिकेटर पे कैसा परफॉर्म किया है, उस टाइम पे भी जो कॉम्पिटिशन का माहौल जनरेटेड रहता है, दैट्स ऑल्सो कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म। और ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग का एक्चुअली कम्पिटेटिव और कोऑपरेटिव दोनों होती है, बिकॉज नीति आयोग इज ऑल्सो वर्किंग इन कोलैबोरेशन विद डिफरेंट स्टेट्स। सो उस टाइम पे इट इज वर्किंग एज अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एंड व्हेन इट इज व्हेन द स्टेट्स आर कंपीटिंग अमंगस्ट ईच अदर फॉर अ बेटर रैंकिंग, उस टाइम पे इज वर्किंग एज कंपेटिटिव फेडरलिज्म। एंड सिमिलरली PM गति शक्ति इन इंफ्रास्ट्रक्चर रैंकिंग्स। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें जहाँ पे आप प्रोजेक्ट्स में, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफरेंट पैरामीटर्स पे आप कोई भी रैंकिंग को क्रिएट कर रहे हैं, रैंकिंग दे रहे हैं स्टेट्स को, से कोऑपरेटिव की जगह एक कंपेटिटिव फेडरलिज्म जनरेट हो जाता है। एंड दिस इज हाउ द गवर्नेंस सिस्टम वर्क्स। सो दिस इज कंपेटिटिव फेडरलिज्म। नेक्स्ट, देयर आर सम इश्यूज इन इंडियन फेडरलिज्म। सो अभी तक तो इट्स ऑल गुड। अगर हम आइडियली देखें, सो इफ द फेडरलिज्म इट वर्क्स इन कोऑपरेशन विद ईच अदर, या हेल्दी कॉम्पिटिशन में वर्क करता है, तो इट इज़ ऑल गुड। बट रियल लाइफ में देयर आर सिनेरियोज, देयर आर कंटेंशन इशूज दैट कीप हैपनिंग। सो वो क्यों होती है, लेट्स सी। फर्स्ट इज योर सेंटर का इंक्रोचमेंट। सो वी ऑलरेडी डिस्कस कि इंडिया क्या है। इंडिया एक एब्सोल्यूट फेडरल स्टेट नहीं है। इंडिया इज क्वासी फेडरल विच हैज़ अ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी सेंटर। सो क्वासी फेडरल है, इसकी वजह से सेंटर का कई बार ओवर रीच हो जाता है। सेंटर अपनी आप कह सकते हैं पावर्स को मिसयूज कर देती है, जैसे कि प्रेसिडेंट्स रूल। सो प्रेसिडेंट्स रूल का कई बार मिसयूज हो जाता है। सो बिकॉज प्रेसिडेंट के पास ये ऑटोनॉमी है दैट ही विल डिसाइड इफ अ स्टेट इज नॉट फंक्शनिंग एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, तो वो अपना रूल लगा सकते हैं, बाकी स्टेट असेंबली को सस्पेंड कर सकते हैं। एंड वी ऑल नो प्रेसिडेंट वर्क्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हु इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। सो सेंटर का इंटरफेरेंस आ गया, तो कहीं ना कहीं सेंटर एट टाइम्स मिस यूजेस दिस पावर दैट हैज बीन गिवन टू दैट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और इस वजह से हो जाता है सेंटर का ओवर रीच, कि आपने वहाँ की असेंबली को सस्पेंड कर दिया एंड नाउ यू आर मेकिंग लॉज ऑन एज पर योर लाइकिंग, विच इज एन इशू इन द इंडियन फेडरलिज्म। एक प्रेसिडेंट रूल पे लग जाता है। एक प्रॉब्लम तब भी आ जाती है जब सेंटर स्टेट लिस्ट पे काम करने लग जाता है, रूल बनाने लग जाता है, सॉरी, सेंटर स्टेट लिस्ट पे लॉज बनाने लग जाता है। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, दैट वाज द फार्म लॉज। सो फार्म लॉज में एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, मगर फार्म लॉज बना किसने दिए, सेंटर ने बना दिए। सेंटर ने कैविएट निकाल दिया कि जो भी ट्रेड एंड कॉमर्स होता है इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वो यूनियन लिस्ट में आता है।
सो हम इसके बेसिस पे हम लॉज बना रहे हैं, बट देन इट ऑब्वियसली इट वाज कंटेंडेड एट देन द यूनियन हैड टू रिपील दीज लॉज. बट ये हुआ क्यों? ये इसलिए हुआ बिकॉज द सेंटर ट्राई टू मेक लॉज ऑन अ स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट. सो सेंटर का जब भी ओवर रीच होगा, हमारा फेडरलिज्म डेंजर में पड़ जाएगा एंड इश्यूज क्रिएट. सेंटर्स ओवर रीच, देन डिलेज इन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स. सो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स क्या होती है? दो तरीके की स्कीम्स होती है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स. सेंट्रल सेक्टर क्या होता है? जो 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड होती है, वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही होती है. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है? जहाँ स्टेट और सेंटर प्लस स्टेट कोलैबोरेशन में काम करते हैं. 60-40 की फंडिंग हो जाएगी कि 60 सेंटर देगा, 40 स्टेट देगा, या 90 और 10 की हो जाएगी इन हिली एरियाज़ की, 90 सेंटर देगा, 10 स्टेट्स देंगे. सो जब ये फंडिंग है, अब ये फंडिंग में अगर डिले हो जाए, पैसा धीरे धीरे आ रहा है या इनअप्रोप्रिएट फंड्स आ रहे हैं, सो इस वजह से भी इंफ्रास्ट्रक्चर डिलेज आएंगे, हमारे प्रोजेक्ट में डिलेज होगा. सो ये सारी चीज़ें जब होती हैं, सो दिस ऑल्सो क्रिएट्स कंटेंशन पॉइंट्स इन आवर फेडरलिज्म, जो कि है डिलेज इन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स. नेक्स्ट, एक बहुत ही एवरग्रीन इशू रहता है, दैट इज द गवर्नर एंड स्टेट का टसल. बिकॉज गवर्नर क्या है? गवर्नर हमने देखा उनको अपॉइंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट क्या है? सेंटर के पार्ट है. सो गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, और स्टेट्स में ऑलरेडी एक लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, वो हेडेड बाय दिस चीफ मिनिस्टर. सो गवर्नर और सीएम के बीच में हमेशा एक पावर स्ट्रगल चलता रहता है कि कौन ज़्यादा सुप्रीम है, कौन किसी के लॉज को या रूल्स को ओवरराइड कर सकता है, कौन किस पे लॉ बना सकता है. एंड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है, जो कि आगे हम डील करेंगे, वो है पॉकेट कीटों की. बिकॉज कोई भी लॉ, कोई भी बिल जो है वो एक्ट कब बनेगा? जब उस पर गवर्नर का एसेंट लग जाएगा. सो स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई भी बिल को जो है उसको आगे पास किया है, उसको अगर वो बाई कैमरल है तो उसके दोनों हाउसेस में उसको पास कर दिया है. सो जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है गवर्नर के एसेंट. और गवर्नर के पास, लेट्स सी इट हियर, गवर्नर के पास 3 ऑप्शंस होते हैं. जब भी कोई भी बिल उसके पास आएगा, गवर्नर के पास आएगा, तो उनके पास 3 ऑप्शंस होंगे. पहला, नीदर ग्रांट योर एसेट. ठीक है, आपको बिल से कोई दिक्कत नहीं है, आपने बिल को अपना एसेट दे दिया एंड द बिल नाउ बिकम्स एन एक्ट. ये हो गया हमारा आइडियल्स. सेकंड केस में आप क्या कर सकते हैं? यू कैन विदहोल्ड एसेट. विदहोल्ड एसेट करने का मतलब क्या हो गया? कि यू आर नॉट रेडी टू गिव योर परमिशन और योर एसेंट टू द बिल. इसमें एक कैविएट और ये एक ड्रॉबैक ये होता है कि कोई भी टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं की गई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब आज अगर कोई भी बिल गवर्नर के पास जाता है फॉर हिज एसेट, सो गवर्नर कैन सिट ऑन इट इंडेफिनिटली, विच इज़ अ प्रॉब्लम. कि वो उसको ना एसेंट दे रहे हैं, ना उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने बस उसको विदहोल्ड करके रख दिया है, वो इस पर कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, इनएक्टिव मोड पे चले गए. सो इससे क्या हो रहा है? वो बिल पेंडिंग है, वो पड़ा हुआ है, वो सालों साल वहाँ पे पड़ा हुआ है. एंड दिस अगेन क्रिएट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम इन द लॉ मेकिंग, इन द गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री और ऑफ द स्टेट. सो ये एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है, और ये इशू होता है पॉकेट वीटो का. और एक चीज़ और होती है जो हो सकती है, दैट इज रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट्स एसेट. कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे गवर्नर को लगता है कि नहीं, दिस पे आई नीड प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन और प्रेसिडेंट्स एसेट, सो गवर्नर उस बिल को आगे प्रेसिडेंट को भी भेज सकते हैं. एंड दिस वाज द थिंग दैट वी वर टॉकिंग अबाउट इवन इन द कंकरेंट लिस्ट का एक्सेप्शन, कि कोई भी अगर स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाया गया है और उसको प्रेसिडेंट के पास कंसिडरेशन के लिए भेजा हुआ है या एसेंट के लिए भेजा हुआ है, एंड द प्रेसिडेंट ग्रांट्स देयर एसेंट, सो उस टाइम पे वो स्टेट लॉ विल प्रिवेल फॉर दैट टेम्पररी पीरियड, जब तक पार्लियामेंट उसको ओवरराइड नहीं कर देता. सो दीज आर द थिंग्स दैट द गवर्नर कैन डू. और पॉकेट वीटो का प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो जाता है? जब गवर्नर डिसाइड्स दैट दे डू नॉट वांट टू टेक एनी एक्शन ऑन द बिल, दे जस्ट सिट ऑन इट. सो ये बहुत बड़ा कंटेंशन का पॉइंट होता है. सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन, इनफैक्ट आई थिंक 2023 के पंजाब केस ने ही, दे सेड दैट द गवर्नर कैन नॉट सिट इंडेफिनिटली ऑन इट. बट स्टिल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है, सो ये इशू अभी भी प्रिवेल करता है. देन is of financial dependence. So financial dependence we already discussed. क्या था financial dependence? क्यों था? Because जो भी हमारे direct taxes के proceeds है वो किसके पास जा रहे हैं? वो सेंटर के पास जा रहे हैं. And this center is deciding
कि स्टेट्स को कितना देना है। करंट सेटअप में 41% स्टेट्स के पास आता है, बट हु हैज डिसाइडेड दिस? ये स्टेट ने तो डिसाइड नहीं किया है, ये सेंटर ने डिसाइड किया है कि कितना प्रोसीड जाएगा। एंड ग्रांट्स एड वगैरह जो भी होते हैं वो भी सेंटर से जाते हैं। देन योर सेस एंड सरचार्ज, मतलब टैक्स अपॉन टैक्स जो होता है वो स्टेट्स के साथ शेयर नहीं किया जाता, इट इज ओनली विथ द सेंटर। सो ये भी एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ स्टेट के पास अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द सेंटर। एंड देन देयर इज ऑल्सो अनदर थिंग, आर्टिकल 293 के 3 में, where if there is any outstanding amount, outstanding loan that the state has, या कोई ऐसा लोन स्टेट ने उठाया था जिसमें गारंटर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, सो कोई भी फर्दर लोन अगर स्टेट को उठाना है फ्रॉम एनी फ्रॉम एनी फॉरेन इंस्टीट्यूशन, दे विल हैव टू टेक कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब स्टेट को बाहर से पैसा उठाने के लिए सेंटर की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर उस स्टेट का ऑलरेडी कोई आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट है या स्टेट का कोई ऐसा लोन अमाउंट है जिसपे गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे रखी थी। So this is also what? This is also an indicator of a financial dependence, where state के पास एक complete autonomy नहीं है कि वो हर जगह foreign institution से जाके अपने autonomy पे, अपनी sovereignty पे पैसा ले ले। There are some exceptions, there are some caveat which hint कि ये सारी issues हैं हमारे इस समय Indian federalism में। Okay, so these are these things. Then let's look at some contention cases. सो ये कंटेंशन केसेस थे जो मैं बोल रही थी, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि फार्म लॉ के प्रोटेस्ट हुए थे। फार्म लॉ के प्रोटेस्ट होने का मतलब क्या हुआ था 2020 में, व्हेन वी सॉ देयर वर दीस फार्म लॉज, पंजाब में ये सारा प्रोटेस्ट हुआ था क्योंकि सरकार ने क्या किया था, स्टेट ने इट टू कम 3 बिल्स और तीन लॉज उन्होंने पास कर दिए, 3 फार्म लॉज वो आए थे। सो और ये जो फार्म लॉज है, एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। ये सारा कंटेंशन इसलिए हुआ था कि एग्रीकल्चर जो है इज द स्टेट सब्जेक्ट। सो इस पे यूनियन कैसे कोई भी लॉ को बना सकता है? सो ये लॉ बिना किसी स्टेट को कंसिडरेशन में रखे हुए, बिना किसी स्टेट से डिस्कशन किए हुए, सीधा यूनियन ने अपने आप अपनी दोनों हाउसेस से पास करा के प्रेसिडेंट का एसेंट लगा के उस लॉ को रिलीज कर दिया, मतलब एक्ट बना दिया, वो लॉ बन गया और पूरे के पूरे कंट्री में उसको लागू कर दिया। नाउ द कंटेंशन अराइज्ड कि जब ये एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है तो आप इस पे लॉ कैसे बना सकते हैं? सो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला था कि ट्रेड एंड कॉमर्स इन एग्री प्रोड्यूस, इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉ बना सकता है। सो इस कैवियट को देखते हुए कि हमने सीधा एग्रीकल्चर पे नहीं बनाया, हमने ट्रेड एंड कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे बनाया है, इसीलिए यूनियन भी इस पे लॉ बना सकता है। बट देन वी ऑल नो सुप्रीम कोर्ट में केस किया एंड देन फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टू रिपील ऑल दीज लॉज, ऑल द 3 लॉज। बट देन दिस वॉज अ कंटेंशन केस विच वॉज वेरी मच हाईलाइटेड। बहुत लंबा स्ट्रगल चला था बिटवीन द फार्मर्स एंड द गवर्नमेंट एंड अल्टीमेटली द लॉज हैड टू बी रिपील्ड। देन गवर्नर स्टेट टसल वी ऑलरेडी डिस्कस कि हमेशा चलता रहता है बिकॉज देयर इज अ पावर स्ट्रगल दैट कीप्स हैपनिंग बिटवीन बोथ दीज बॉडीज। दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दिस इज अ लेजिस्लेटिव बॉडी, दोनों में ये पावर टसल चलता रहता है। देन एन इंटरेस्टिंग थिंग इज द CBI का जुरिसडिक्शन इशू। नाउ इफ यू सी कोई भी केस अगर CBI के पास जाता है, सो CBI को जहाँ पे भी क्राइम हुआ है उस स्टेट में जाके इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। सो क्या होता है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल कंसेंट। एंड जनरल कंसेंट क्या होता है कि स्टेट्स जो है एक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए CBI को परमिट कर देते हैं कि आप इतने सालों के लिए, इतने टाइम के लिए आप हमारे स्टेट में आके इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, आपको केस बाय केस बेसिस पे हमसे परमिशन देने की नीड नहीं है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल कंसेंट। और इस टाइम पे CBI का जब कभी जो जुरिसडिक्शन इश्यूज जो आते हैं, जो अभी तसल कभी कभी चलने लगता है, वो ये होता है कि स्टेट्स अपने ये जनरल कंसेंट जो है वो विड्रॉ कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल ने कर दिया, अगर उन्होंने अपना ये कंसेंट विड्रॉ कर दिया तो अब CBI को केस बाय केस बेसिस पे जाके सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसमें डिलेज होंगे तो फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन में डिले होंगे एंड देन अगेन योर जस्टिस विल बी डिले। सो ये सारी चीज़ें भी होने लगती है बिकॉज CBI सेंटर से आ रही है और ये सारे जो जनरल कंसेंट है ये स्टेट दे रहे हैं। सो CBI की जुरिसडिक्शन इश्यूज में भी काफ़ी कंटेंशन होने लगता है एंड देयर इज अगेन अ पावर स्ट्रगल, दैट अ पॉलिटिकल वेंडेटा दैट कम्स बिहाइंड इट, बट देन जस्टिस सफर्स बिकॉज ऑफ दैट।
देन एक ये गवर्नर का एग्जाम्पल कि तमिलनाडु में नीट बिल और गवर्नर का डिले हुआ था, इफ़ यू ऑल रिमेंबर। सो एक बहुत ही कंटेस्टियस केस हुआ था कि तमिलनाडु गवर्नमेंट इट वांटेड टू स्क्रैप नीट, कि नीट से बच्चे ना आए, हाँ वहाँ के मेडिकल स्कूल्स में नीट से बच्चे ना आए, बल्कि जो 12th के बोर्ड के एग्जाम्स हैं उसके बेसिस पे बच्चों को मेडिकल स्कूल्स में, मेडिकल कॉलेजेस में हम एंट्री देंगे। सो इट वांटेड टू मेक तमिलनाडु एन एक्सेप्शन। सो क्या हुआ था, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया, ठीक है, उसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इस बिल को पास करके गवर्नर को भेज दिया फॉर हिज एसेंट। नाउ व्हाट डिड गवर्नर डू, उन्होंने वापस तमिलनाडु को रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, तमिलनाडु के स्टेट लेजिस्लेचर को रिकंसिडरेशन भेज दिया। ये फर्स्ट राउंड। सेकंड राउंड में क्या हुआ, ये वापस से रिकंसिडर होके तमिलनाडु गवर्नमेंट ने दोबारा से गवर्नमेंट को भेज दिया, गवर्नर को। सो रिकंसिडरेशन के बाद दोबारा से ये बिल को दोनों हाउसेस ने यूनानिमसली विदाउट एनी अमेंडमेंट्स पास करा के फिर से गवर्नर को भेज दिया। अब गवर्नर के पास ये पावर नहीं है कि वो दोबारा से लेजिस्लेचर को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। इट कैन हैपन ओनली वंस इन दिस साइकिल विच हैज ऑलरेडी हैपन। रिकंसिडरेशन के बाद जब भेजा, सो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने दोबारा से इसको पास करा के गवर्नर को भेज दिया। नाउ व्हाट द गवर्नर डिड, इंस्टेड ऑफ गिविंग हिज एसेंट, ही सेंट इट टू द प्रेसिडेंट, कि अब इस पे जो है प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि ये बिल पास होगा या नहीं होगा, बट ही डिड नॉट गिव हिज एसेंट। सो पहला तो ये इतना बड़ा स्ट्रगल चला इस टाइम पे, जब 2 बार स्टेट लेजिस्लेचर ने किसी बिल को पास करा दिया यूनानिमसली विदाउट एनी अमेंडमेंट्स, फिर भी गवर्नर उस पर अपना एसेंट नहीं दे रहे थे। ही वॉज एडमेंट कि मैं इसका एसेंट नहीं दूंगा, एंड ही मूव्ड इट फॉरवर्ड टू द प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट फाइनली शी सेड that this cannot be done and she rejected the bill. So Tamil Nadu government wanted something, तो but it wanted Tamil Nadu to be made an exception. मगर कैसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ। Even when the state legislature wanted something so desperately कि उन्होंने बार बार एक चीज़ को पास कराया, ये सेंटर से पास नहीं हो पाया because of the mechanisms that we have in the constitution. सो ये भी एक बहुत बड़ा केस हाईलाइट हुआ था कि किसकी पावर कितनी होनी चाहिए, एंड हाउ मच कैन द सेंटर ओवरराइड स्टेट्स डिसीजंस। सो ये ग्रे एरिया कह सकते हैं जो इस वक्त हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, एंड दिस इज़ व्हाट कीप्स ऑन हैपनिंग। देन दिल्ली और लेफ्टिनेंट गवर्नर का केस भी काफ़ी प्रोमिनेंट रहता है, ये टाइम एंड अगेन न्यूज़ में रहता है, बिकॉज यहाँ पे अगेन एक पावर स्ट्रगल है, क्योंकि दिल्ली और पौंडीचेरी एक एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिनका अपना लेजिस्लेचर है। सो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, बट उसके पास एक अपना स्टेट असेंबली है, उसके पास अपना एक चीफ मिनिस्टर होता है, और एक एक लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होता है जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। सो ये गवर्नर और सीएम के बीच में हमेशा एक पावर स्ट्रगल चलता रहता है कि किसके पास कितनी पावर रहेगी, कौन किसके पावर्स को ओवरराइड कर सकता है, एंड द सेम इशू दैट कीप्स हैपनिंग विद द अदर स्टेट्स आल्सो। सो दिस is another contention thing that keeps happening, and इस पर भी सुप्रीम कोर्ट टाइम एंड अगेन कहते हैं that लेफ्टिनेंट गवर्नर इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट, कि आप अपनी अलग सरकार चलाए, सीएम अपनी अलग सरकार चलाए, ऐसा नहीं होता है। बोथ ऑफ देम, लाइक बोथ ऑफ यू, बोथ द बॉडीज हैव टू वर्क टुगेदर इन कोलैबोरेशन। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म करना है यहाँ पे, वेर यू हैव टू वर्क इन कोलैबोरेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द और फॉर द इंटरेस्ट्स ऑफ द पीपल लिविंग इन दिल्ली। सो ये हमारे कंटेंशन के पॉइंट्स हैं। Then some state specific case studies, again there are the same things कि तमिलनाडु में भी ये और मोर ऑटोनॉमी अंडर फेडरल स्ट्रक्चर की डिमांड होती है, जैसा हमने नीट में देखा। केरला इट अपोज्ड सीए का इम्प्लीमेंटेशन, बट स्टिल इट वाज पास्ड लेटर। सो इट अपोज सीए का इम्प्लीमेंटेशन रेजोल्यूशन को फिर असेंबली में पास करवा दिया गया। देयर हैव बीन मल्टीपल रन-ins विद द गवर्नर, कि बहुत सारा पॉकेट वीटो वाला केस होता रहता है, विद द गवर्नर इज जस्ट सिटिंग ऑन द बिल, इट्स इनएक्टिव ऑन द बिल। Example of state using Article 131 original jurisdiction of the Supreme Court against the center. So these different things they keep happening. And Punjab में भी there are farm laws protest हुए थे, governors interference in summoning sessions, क्रॉस बॉर्डर वाटर डिस्प्यूट्स, सो सतलुज यमुना लिंकिंग कैनाल प्रोजेक्ट पे भी काफ़ी सारे इश्यूज होते रहते हैं। सो ये सारे के सारे इश्यूज ऐसे हैं जहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर कम्स इनटू फेडरल स्ट्रक्चर comes into a question, into mark of question, but we need to work in collaboration and cooperation with each other so that these issues can be resolved.
लास्टली लाइक व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, हमें किस चीज पे फोकस करना है? सो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एज वी डिस्कस्ड, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए, कंपेटिटिव फेडरलिज्म भी होना चाहिए, दिस इज ऑल्सो हेल्दी इन अ गुड अमाउंट, कंपेटिटिव फेडरलिज्म भी होना चाहिए, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी होने चाहिए, विच वी ऑलरेडी डिस्कस कि इस टाइम स्टेट्स का जितना ज़्यादा डिपेंडेंसी है ऑन द सेंटर, उसको थोड़ा ऑटोनॉमस होना चाहिए, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाना चाहिए, ऑटोनॉमी को थोड़ा कम करना चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर लेजिस्लेटिव डोमेन, मतलब जिसका जो जोरिस्डिक्शन है वो उसी में लॉज बनाए, पार्लियामेंट स्टेट पे लॉ ना बनाए अंटिल आस्क्ड टू डू सो, या जो पार्लियामेंट है वो यूनियन में लॉज बनाए, स्टेट अपने स्टेट इंटरेस्ट पे लॉ बनाए, सो दैट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री इज सेफ गार्डेड. Upholding constitutional spirit. So because constitutional is the supreme is the supreme in our land, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे ही हमारे सारे के सारे लॉज बनाए जाएंगे, वो सारे लॉज को उन्हीं से अबाइड करना है. सो वी हैव टू अबाइड बाय द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट दैट वी हैव, कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी तो रहे, डाइवर्सिटी को या सोवरिटी को हमें क्वेश्चन नहीं करना है, थ्रेटन नहीं करना है, वो रहे, और जब जब ज़रूरत हो तो हम फेडरल स्ट्रक्चर से यूनिटरी स्ट्रक्चर की तरफ मूव कर सके, जैसे कि ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी. इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल गवर्नर्स, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट गवर्नर्स दे स्टॉप एक्टिंग एज द एजेंट्स ऑफ सेंटर, की ऑपोजिशन, एंड ये स्पेशली होता है इन ऑपोजिशन लेड स्टेट्स जहाँ पे ऑपोजिशन की सरकार होती है, वहाँ पे अगर गवर्नर्स दे स्टार्ट एक्टिंग एज द एजेंट्स ऑफ द सेंटर, सो कंटेंशन होता रहता है या पावर स्ट्रगल होता रहता है, बिल के पास होने में डिलेज होते रहते हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज नहीं हो पाता है, एंड अल्टीमेटली हु सफर्स? इट इज वी, you, people like us, people living in that state, they suffer. So these are some points that keep happening. Pitfalls to avoid, जो हमें नहीं करना चाहिए, that is your सेंट्रल ओवररीच, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ओवररीच नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं होना चाहिए कि जस्ट बिकॉज कहीं किसी स्टेट में ऑपोजिशन की सरकार है, सो इन द नेम ऑफ आर्टिकल 356 या प्रेसिडेंट रूल को टाइम एंड अगेन लगाते रहें, दिस इज़ अ पॉलिटिकल वेंडेटा, ये नहीं होना चाहिए. कहीं ऑपोजिशन की सरकार है तो फिर आप वहाँ पे फंडिंग में डिलेज करें कि ऐसा कुछ भी करें, तो ये चीज़ें आर नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ फेडरलिज्म विच आर टू बी अवॉइडेड. इग्नोर स्टेट कंसर्न्स, ये आप स्टेट के कंसर्न को इग्नोर करें, फिजिकल कोअर्शन हो, मतलब सेम चीज़ आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ना दें, गवर्नर्स एक्ट एज एजेंट्स ऑफ द सेंटर, ये नहीं होना चाहिए, एंड स्टेट्स शुड ऑल्सो नॉट इग्नोर नेशनल इंटरेस्ट. सो दोनों होने चाहिए, द सेंटर डजंट नीड टू, सेंटर नीड्स टू कीप इन माइंड द स्टेट का इंटरेस्ट, एंड स्टेट्स ऑल्सो नीड टू कीप इन माइंड द नेशनल इंटरेस्ट एंड द सोवरिटी ऑफ द कंट्री. सो किसी को भी हिंडर नहीं करना चाहिए, दे बोथ हैव टू वर्क इन कोलैबोरेशन विथ ईच अदर. ओके, सो दैट वॉज एम फॉर टुडेज डिस्कशन. आज के लेक्चर में हमने सारी लेजिस्लेटिव चीज़ों को समझा कि फेडरलिज्म का लेजिस्लेटिव एस्पेक्ट क्या है. कल हम एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल एस्पेक्ट्स को समझेंगे. थैंक यू.